मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। मलकापूर तालुक्यातील हिरवाईने नटलेल्या पिंपरी गवळी या छोटेखानी गावात बाई आणि बाबूजींच्या घरी 11 मे 1960 साली सूर्याची तेजस्विता आणि चंद्राची शीतलता घेऊन पुत्ररत्न जन्माला आले. बाई आणि बाबूजी आपल्याला लाडाने मुन्ना म्हणून हाक मारत. पुढे जाऊन आपल्या भावंडाचे आपण मुन्ना भैया झालेत. मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, अगदी त्या प्रकारे हे बाळ महान व्यक्ती होणार याची जाणीव झाली. बाई आणि बाबूजींनी संस्काराचे बाळकडू बाळपणीच पाजले. आपले प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण सरकारी शाळेत मलकापूर व धरमपेठ नागपूर येथे झाले. बालपणापासूनच आपल्याला विविध प्रकारचे मैदानी खेळ खेळण्याची आवड जोपासलेली होती. त्याबरोबरच जात्याच आपण खूप हुशार, चाणाक्ष आणि विनम्र होते. कुटुंबात बाई बाबूजी व्यतिरिक्त आपण काका, काकू व मोठ्या बहिणीचे ते लाडले होते. बाईंना आपण नेहमी घरकामात मदत करीत असत. बाबूजींसोबत आपले नाते मित्रासमान होते. आई वडील आपणास ईश्वरासम होते. आपण कधीही आईवडिलांचे मन दुखावले नाही. बाबूजी नेहमी सर्व भावंडांसाठी बाजारातून चणे फुटाणे आणत असत आणि सर्व भावंडांमध्ये वाटत असत. आपल्या आठवणीतला हा अविस्मरणीय क्षण. 13 जणांचे कुटुंब असून देखील सर्वांना सोबत घेऊन चालण्याची प्रेरणा बाबूजींमुळे आपल्याला मिळाली आणि सर्व अर्थाने लहानपणीच आपणास परिपक्वता आली आणि कुटुंब हेच आपल्यासाठी प्रथम प्राधान्य राहिले. शिवानी, हाँ भाई, तू कहीं कर रही बेटा? मैं पढ़ाई कर रही मैं भी कह रही था नहीं, थोड़ी मजा बताओ के बड़े पप्पा. बापरे बता पत्ते सुन तू मस्त मजा आहे, एकदम बढ़िया आहे. हाँ, अरे पप्पा ने ना, तू तो सातू खावे कोणी नहीं किती बार केलं तर मैं नहीं, मन नहीं भाव है. हाँ, और बड़े पप्पा ने इतना भाव है कि थाने कहीं को हाँ कहे बहुत ज्यादा. अरे तू वे कहीं करी मैंने खाणो तो सातू हाँ और मैं सब तैयारी करी थी. और मारो काम पहले से एकदम व्यवस्थित हाँ बराबर गठर उठे चाहिए. थोड़ा सा इधर उधर रहना तो मैंने स्वाव हाँ પછી એક કર્યો. બોલે ભાઈ તું સાતું કરે પણ આવીશ કરે 2-4 दिन टाइम है બનાવી દઈશ તને સાતું. हाँ હો કઈ ગયા અમે તો પછી મને જાણો તો બહાર અને વેને ખાણો તો સાતું. મેં તો બહાર ચાલી ગઈ. પછી એક કર્યો કે ભાઈ તો હે કોને ઘરે મને તો સાતું ખાવણો હોય. हाँ પછી એક કર્યો ડબ્બામાં શું ડાળિયા નીકાળ્યા, શક્કરો ડબ્બો નીકાળ્યો, हाँ ડાળિયા પીસ્યા. ઘટી માથે પીસ્યા ભલા. बापरे पेला घट्टी माते હા पीसता था ઘટી के? ઉપર पीस्યા. अरे बापरे बड़े पप्पा ही सब बड़े पीसे? पप्पा हाँ सातू खावड़ा होतो ना हाँ घट्टी माथे पीस्या. पीसन आटो કર્યો. મને તો એવું હતું કે ભાઈ આવ્યો છે જલ્દી જલ્દી કરો. हाँ हाँ પટકન આટો કર્યો, ઘી સખત ડાળ્યો, સાતું બનાવ્યો, હા. ખાઈ પણ ગરબડ ગરબડ મેં ડબ્બા ડુબા બરાબર રાખવાનો ભૂલ ગયો. આ રાત જોતા રમતી. અને ઘટ્ટી કને પૂછનો હતો, ઘટ્ટી બાજુ પૂછ્યા કિનારી બીજે सब पूछनी रे मम्मी ने खाई जाए हाँ क्योंकि सातू खावड़ा होतो ને ભાઈ भाई આવ્યો आ છે. जैसे એક કર્યો सब કર્યો. પછી મેં આવી ગઈ ઘરે. મને પૂછતો કારભાર કર્યો દીકરા. એ ભાઈ મેં કઈ નહીં કર્યો ना. जेवढं दिख रहा है मेरा सामने कई दिख रहा है. मैं को देख हमारा डब्बा आगे ला रहे, इधर लो डब्बो उधर देखले डब्बा बता रहा है. हाँ और दूसरा इधर आई तो देख घट्टी बात तो ऑटो खींचियो ना. नहीं ना भाई मैं को इधर मैं तन बताऊं. बोले कहीं मैं कहते किनारी में लकड़े किने हाथ में इतनी तने गाई इतनी सातू खावड़ी में तन बना दउती थी ना. हसन लागे बाहर चले हुए. पप्पा ने यार बचपन की स्टोरी है. बापरे सातू ने बोलते मस्त बचपन के दिन भुला न देना. आज मुझे बचपन की वही यादें तरोताज़ा करने का मौका मिला है. मुझे बहुत अच्छे से एक किस्सा याद आता है. जब मैं 6.5 साल की थी
और मुन्ना 1.5 साल का था। एक वो बहुत हेल्दी था, मुझे उस पर लाड आता था। मैं उसको गोदी लेने की कोशिश करती तो बाई नहीं, कई बार नाराज होती थी, गिरा दोगे। फिर भी मैं उसको गोदी में लेती, खड़ी गोदी लेती तो कुछ नहीं बोलता। जैसे मैं उसको कमर पे लेती थी तो वो यही बोलता है, जीजी अच्छी गोदी लो ना। यही बात मुझे हमेशा। बाबूजी जीवन विमा कंपनीत मोठ्या हुद्द्यावर कार्यरत होते. आर्थिक सुबत्ता, मोठे घर, नोकर चाकर आपल्या दिमतीला होते. त्या काळी म्हणजेच 1980 साली बाबूजी 2 अँबॅसेडर कार वापरत असत. आपणास कार चालवण्याचा छंद तेव्हापासूनच जडलेला होता. कार चालवायला मिळेल म्हणून आपण मनापासून कारची स्वच्छता करीत असत व काळजी घेत असत. बाबूजींच्या नकळत कार चालवायला नेऊन जेथल्या तेथे परत लावून देत असत. आपले नेतृत्व गुण बाई आणि बाबूजींनी बालपणीच ताडले होते आणि त्याचा प्रत्यय आपल्या महाविद्यालयीन जीवनात अकोला येथे लक्ष्मीदेवी राधाकृष्ण तोष्णीवाल महाविद्यालयात निदर्शनास आला. आपले जनरल सेक्रेटरी म्हणून निवडून येणं, स्नेहसंमेलनाच्या कार्यक्रमासाठी त्या काळातले प्रसिद्ध चित्रपट कलाकार स्वर्गीय मदनपुरी यांना बोलावणे हे आपल्यातील संस्काराची आकाशाकडे उत्तुंग झेप घेण्याची चुणूकच होती. वाटचाल होती. एक नूर आदमी 10 नूर कपडा या उक्तीप्रमाणे नवनवीन फॅशनेबल कपडे वापरण्याची आवड, नीटनेटके राहणे एवढेच काय तर बच्चनसारखी हेअरस्टाईल ही त्यांची नवयुगाशी जुळवून घेण्याची हातोटी. किस्सा याद करके बोल रही। जब वो अकोला के GS कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ते थे और मैं शायद 9th में होंगी। उनके कॉलेज में इन्हें वाले थे जिसके मतलब GS के पोस्ट के लिए वो खड़े थे। तो उनके फ्रेंड्स लोगों ने उनको बहुत फोर्स किया कि मुन्ना तेरे में ये लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है और तू खड़ा रहे इसके। फिर वो खड़े रहे। इलेक्शन वोटिंग का दिन आया। वोटिंग में कुछ काउंटिंग में गड़बड़ी हो गई थी। फिर लेकिन आपका स्वभाव पहले से ही सहजता था तो आपने तो काफी पेशेंस रखा इस बात पर आपके दोस्तों ने हार नहीं मानी क्योंकि वो जो चीटिंग हो रही थी वोटिंग काउंटिंग को लेके तो आपके दोस्तों ने इस बात को हार नहीं मानी कि मुन्ना तो हार ही नहीं सकता। तो उन्होंने पूरी छानबीन की वो बात को लेकर और नतीजा सामने आया और आप GS करके कॉलेज के GS करके चुने गए। वो दिन मुझे अभी भी याद है कि जो मतलब हारने के बाद जो जीत थी वो खुशी का माहौल ही कुछ और था। तो वो आपके दोस्तों का वो गुलाल उड़ाना, आपको लेके उछलना और नारे लगाना, ये सब अभी भी वैसे ही सब बातें याद है। वो दिन कितना मजा मस्ती का था और खुशी का था। फिर उसके बाद में आपके कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम थे, तभी आपने मदनपुरी को इनवाइट किया था। मदनपुरी मतलब बीदल खलनायक मदनपुरी उनको बुलाया था। तो आपने वो सब क्वालिटीज को मतलब कम्युनिकेशन स्किल, ऑर्गेनाइजेशन करना, हर चीज़ अपडेट होना, ये सब क्वालिटीज के कारण आपने मतलब बहुत अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और ये प्रोग्राम सक्सेसफुल भी बहुत अच्छा रहा था। मदनपुरी जी भी बहुत खुश हुए थे और उनको आप अपने घर भी लेके आए थे। वो किस्सा तुमसे बहुत याद है क्योंकि हम जिस मोहल्ले में रहते थे
तो वहाँ पे मालूम हुआ कि मदनपुरी हमारे घर पे आए, तो सारे मोहल्ले के लोग आकर खड़े हो गए थे, सब मोहल्ले वाले जमा हो गए थे कि मदनपुरी चांडक जी के घर आए करके। अरे बाप रे, सब एक दूसरे को, अगं बाई तुला माहिती का चांडकजीच्या घरी मदनपुरी येणार आहे, अरे बाप रे, तो ऐसे कर के सब लोग जमा हो गए थे हमारे घर पे। तो वो पल तो मैं मतलब भूल ही नहीं सकती कि बहुत मतलब हम लोग बहुत दिन तक उस बात में और चर्चे में रहे कि क्या बात है, अपने यहाँ पे मदनपुरी आके गए। इनफैक्ट जो हम सोफा पे बैठे थे ना, मतलब जहाँ मदनपुरी बैठे थे वो सोफा पे भी हम लोग कितने दिन तक ये करते थे कि हाँ वो ना यहाँ बैठे थे हमारे घर पे। तो वो किस्सा तो बहुत ताज़ा है याद में। तो उनकी ये सब क्वालिटीज ही उनको आगे जीवन में बढ़ाती गई और हर एक क्षेत्र में वो बढ़ते गए और इसी तरह उनकी तरक्की होती रही। और उनके कारण आज हम मतलब वो जो आत्मविश्वास दे रहे और उनकी जो बोल में मीठी वाणी है वो तो सबका दिल। जमिनीवर फूल पडले की मातीलाही फुलाचा सुगंध येतो. अगदी हुबेहूब फुलासारखंच आपलं व्यक्तिमत्व. मीपणाला कुठेही थारा नाही. अतिशय मधुर आणि लाघवी वाणी. म्हणून आपण मित्रांचे भाऊ आणि साक्षात प्रभू झालात जणू. श्री गांधी, बजाज, चांडक आणि राठींसारखे जिवलग, जीवाला जीव देणारी मित्र जोडलीत. अकाउंट्स विषयामध्ये आपण तरबेज होतात की अगरवाल, मेहता व अनेक मित्रांचे अकाउंट्स विषयाचे क्लास ही आपण घ्यायचात. त्यांच्या अडचणी सोडवायचा. मित्रांना योग्य मार्गदर्शन ही आपण करायचं. त्यामुळे आपण अनेकांचे मार्गदर्शकसुद्धा झालात. श्री किशन राठी यांना आपण स्वतःचे क्लास चालू करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. आज मी तिला त्यांचा क्लास नागपूर शहरामध्ये नामांकित क्लास असून कॅप्स क्लासेस नावाने विख्यात आहे. BCom, MCom या अकाउंट्स विषयात टॉप केलं. अविश्रांत कष्ट घेण्याची जिद्द आणि तयारी आधीपासूनच. अगदी इसवी सन 1981-82 साली आर्टिकलशिप करताना तर आपण वर्धा ते नागपूर सायकलीने ये जा करत असत. घरी अभ्यास करताना अडचण यायची म्हणून श्री गांधी व बजाज ह्या मित्रांबरोबर अभ्यासासाठी स्वतंत्र खोली घेतली. CA इंटरमिजिएट ही त्याच वेळेस उत्तीर्ण झाला. मित्र और मित्र किसी परिभाषा की मोहताज नहीं है. सभी संबंधों से ऊपर है मित्र. एहसास का दूसरा नाम है मित्र. भगवान का एक नायाब तोहफा है मित्रता. और भगवान ने मुझे तोहफे में मुन्ना श्री का मित्र दिया. मुन्ना के बारे में क्या कहूँ. 2 जिस्म एक जान है. और संजोग की बात यह है कि दोनों के नाम भी एक ही है. जो दिलों में रहते हैं वो शब्दों के मोहताज नहीं होता. आज के शुभ दिन मुन्ना को जन्मदिन की ढेरों बधाई. वो स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, सुरक्षित रहे और वो और उसका नाम बुलंदियों को छूता रहे. यही ईश्वर से प्रार्थना है. हमारे महादेवी किरण आविश्री को भी आज के शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई. ये बात उस वक्त की है जब हम पढ़ा करते थे. बहुत सारे लोगों को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, मगर हमारे मुन्ना भाई को एक ही आवाज़ अच्छी लगती थी और वो है लूना की आवाज़. मुझे लगता था कि ये जब भी लूना
बाजू से गई तो ये जाके दौड़ के क्यों देखता है। फिर एक बार मैं भी इसके साथ जाके देखा कि क्या माजरा क्या है। तो महाशय जी का तो कुछ अलग ही था। और ये जब मेरे मुंह से वो सुन रहा है तो उसके चेहरे पे बहुत लाली आ गई होगी। और ये लाली भाभी जरूर आप देखिए और ये लाली को टिका के रखिए। यही मेरी आज के दिन की शुभकामना है। मुन्ना भैया, याद है क्या आपको, अपन जब वर्धा रहते थे तो उस समय आप नागपुर अप डाउन करते थे और मैं आपको बहुत सी बार साइकिल पे छोड़ने और लेने के लिए आता था तो बड़ी मज़ा आती थी। और एक अकोला में जब रहते थे अपन लोग तो अपने घर के सामने ग्राउंड था, सब अपन क्रिकेट खेलते थे तो आप भी वहाँ पे आते थे। लेकिन एक याद है कि आप न कभी फील्डिंग करते थे न बॉलिंग, सिर्फ बैटिंग करते थे आप और शॉट मारते थे और हमको दौड़ाते थे बॉल लाने के। आपने वहाँ गणपति बैठा है, शुरुआत की है वहाँ पे होली जलाने का कार्यक्रम, बड़ा मज़ा आता था उस समय, अच्छी याद है। वैसे तो हमारी दोस्ती को करीब 40 साल हो गए, 40 साल पुरानी हमारी दोस्ती है। और इन 40 सालों में हम दोनों के ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए और वो हम दोनों ने अनुभव किए। और इतनी बड़ी दोस्ती में बहुत सारे कुछ यादगार लम्हे भी आए हैं। लेकिन अब उसमें के बहुत तो याद नहीं, लेकिन अब एक कोशिश कर रहा मैं, एक लम्हा मेरे को याद आ रहा, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और बात उन दिनों की है जब, आज तो भाऊ सेलिब्रिटी है, मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटी से मिलते हैं और एक खुद भी एक सेलिब्रिटी है। लेकिन बात उस समय की है जब हम पढ़ते थे और भाऊ प्रेमगल हेमा मालिनी के बहुत बड़े फैन थे। ऐसा हुआ कि एक बार नागपुर में हेमा मालिनी का प्रोग्राम हुआ और हम तीनों ने, अब तीनों तो आप समझ गए होंगे, हम तीनों मतलब उसमें किरण भाभी नहीं है, मतलब तीनों आप समझ गए होंगे अब तीनों कौन है। तीनों ने हमने हेमा मालिनी का प्रोग्राम देखने का तय किया और हम तीनों लोग गए। पुलिस की काफ़ी वहाँ पर भीड़ काफ़ी थी, तो पुलिस ने हम लोगों को, उन्हें थोड़ा बहुत पुलिस का प्रसाद भी मिला और वहाँ पे हम भागने में सफल हो गए। भागते भागते भाऊ के सफारी के बटन टूट गए। हालांकि अब तो भाऊ ड्रीम गर्ल के फैन नहीं रहे, क्योंकि हमें किरण भाभी के रूप में ऐसी मिली कि भाऊ सब ड्रीम गर्ल वगैरह भूल गए और वही उनके सबसे बड़े फैन हो गए। 60वां जन्मदिन है और जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आयुष्यातील महत्त्वाचे आणि आनंदाचे वळण म्हणजे विवाह. खूपच नाजूक जीवाभावाचा विषय, पण म्हणतात ना, पेराल तसे उगवेल. आणि त्याचेच फलस्वरूप आपला ऋणानुबंध आमगाव येथील सुसंस्कृत कलंत्री कुटुंब श्री भाऊसा आणि बाई यांची सुकन्या किरण यांच्याशी जुळून आला. 22 डिसेंबर 1985 साली आपण विवाह बंधनात बांधले गेलात. अवघ्या जीवनाला कलाटणी मिळाली आपल्या. किरणजींचा प्रेमळ, मनमिळावू, निस्वार्थ स्वभाव म्हणजे साक्षात आपलीच दुसरी बाजू. अगदी दुधात साखर मिसळावी तसे या प्रत्येक प्रसंगात सुख असो वा दुःख आपल्या पावलाशी पाऊल मिळवून यशस्वीपणे जीवन प्रवास करीत आहेत. अतिशयोक्ती ठरणार नाही असा लक्ष्मीनारायणाचा जोडाच जसा कुटुंब प्रवासात आपल्या संसारवेलीवर कन्यारत्न कोमलचा जन्म आनंदाला पारावार उरला नाही आपल्या. तदनंतर रामश्यामचे कुटुंबात आगमन म्हणजे हर्ष उल्हासाला उधाणच झालेले. खाण तशी माती म्हणतात, याचा प्रत्यय आज तिघं मुलांच्या उच्च शिक्षण, सुसंस्कृत, नम्रता, अध्यात्म, कौटुंबिक व सामाजिक बांधिलकी या गुणांच्या माध्यमातून प्रकर्षाने जाणवते. हम पहली बार जब नागपुर आए थे पूज्य भावसा के साथ में, मुझे याद है तब आप वहाँ LIC कॉलोनी में रहते थे
आपकी सरलता, नम्रता और आपका परिवार के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन चुका था, बहुत अच्छा लगा मेरे को। आपने उस टाइम पर आप लोकमत में की अकाउंट ऑफिसर के पोस्ट पर थे। आज आपने मेहनत करके ईमानदारी जो काम किया था, आपको बहुत फल मिला उसका। आज आप नासिक के अंदर में मैनेजर के पोस्ट पर बैठे हुए हो। मुझे बहुत खुशी होती देख करके कि आपने अपने इससे बहुत तरक्की की, बहुत आगे बढ़े। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जया जी सादर चरण स्पर्श। जया जी प्रणाम। जया जी आपका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें सदा यूं ही मिलता रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है। जया जी, हम लोगों ने आपके साथ बहुत टूर किए, चाहे वो वैष्णो देवी का हो, मथुरा हो या कोकण हो, हर टूर में हमें कुछ न कुछ सीखने मिला है। जय जी, आप जो अंत में टूर के अंत में जो सबको साथ लेकर बैठते हो और सबके विचार जानने की कोशिश करते हो, उससे तो काफ़ी कुछ सबको जानने का, समझने का मौका मिलता है। जया जी, आप एक अद्भुत प्रतिभा के धनी हो। आपके बारे में कुछ कहना इम्पॉसिबल है, व्यर्थ है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ऐसा है जिसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। जया जी, एक बार की याद है, मैं कुछ विचलित सा था, आपसे फ़ोन पे बात हुई थी, आपने नासिक से एक लेटर मार्गदर्शन के हिसाब से मुझे भेजा था। आज भी मेरे पास वो रखा हुआ है और उस लेटर की वजह से मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला था, एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिली थी मुझे। जया जी, आपकी वर्किंग करने की स्टाइल बहुत ही गजब की है। आप छोटे से लेके बड़े तक सबको बराबरी का अधिकार देते हो, बराबरी का समझ के उनके साथ काम करते हो, और इसीलिए शायद आपका पीयून से लेकर तो मैनेजर तक, ऑफिसर, जो भी अपग्रेड वाला भी स्टाफ होगा, सब आपसे उतना ही प्यार करता है और साथ में आपसे उतना ही डरता भी है। और ये एग्जाम्पल मैं हमेशा जो स्कूल में प्रिंसिपल रहती है उसको ये ज़रूर बताते रहता हूँ कि अगर सीखना है तो जिया जी से सीखिए कि किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है, कि आप अपने चपरासी से लेके तो आपका हर स्टाफ जो होगा आपसे उतना ही डरना भी चाहिए और उतना ही प्यार भी करना चाहिए। और ये कला आपके अंदर बखूबी बहुत ही अच्छे से है। आप जो भी काम करते हो जीजू, आप कभी ये नहीं सोचते कि आपको क्या मिला है उसमें। आप आपके पूरे डिवोशन से, पूरे श्रद्धा, पूरे लगन के साथ वो काम के प्रति समर्पित रहते हो और उस काम को 100% करते हो। नागपुर में लोकमत में रहते हुए जिया जी, मैंने कई बार देखा है आपको, आप सब वर्किंग स्टाफ 6 बजे चले जाता था, पर आप 7, 8, 9, कभी कभी तो रात को 10 बजे तक आप ऑफिस में काम करते रहते थे। एक बार मैं आया भी था, आपसे पूछा भी था, जीजू आप अभी तक? तो बोले मेरा थोड़ा सा काम बाकी है। जब तक आपका पूरा काम खत्म नहीं होता था, आप वो कभी भी छोड़ते नहीं थे। और जीजू, मैंने और एक चीज़ देखा हुआ आपके अंदर, आपके जीवन में कई उतार, कई चढ़ाव आए हैं, पर आप उतार में भी उतने ही हंसमुख, उतने ही शक्तिशाली बन के रहे जितने आप चढ़ाव में जितने खुश रहे। उससे ज़्यादा बल्कि आप खुश उतार में भी रहे कि ये भी वक्त निकल जाएगा करके। और इसलिए एक जब मैं गाना सुनता हूँ तो आपका चेहरा मेरे सामने आ जाता है। वो ये गाना ये है, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, चरण पखारिए। प्रणाम जिया जी। प्रणाम जीजू। जीवन पथ पर बहुत से लोग मिलते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ याद करके एक सुखद अनुभूति होती है, एक अलग सी एनर्जी मिलती है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी है हमारे जीजू। मुझे याद है 1996 अप्रैल में जीजू ने नागपुर छोड़ के जीजू नासिक यूनिट जाने वाले थे, और 1996 मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था क्योंकि मेरी फैक्ट्री भी उसी साल स्टार्ट हुई और मेरी एंगेजमेंट हुई थी, शादी भी नवंबर 96 में थी। तो मैं चाह रहा था कि जीजू नज़दीक रहे। तो बड़े भावुक पल थे मेरे लिए और जीजू के लिए भी, लेकिन जीजू वहाँ जाने के बाद भी और नज़दीक हो गए। उनका मार्गदर्शन हर वक्त, हर कोई भी समस्या रहो, जीजू का मार्गदर्शन हर वक्त मिलता रहा। तो वो मेरे लिए मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे मित्र, किन हर एक रोल जया जी ने बहुत अच्छे से निभाया है। 2 लाइन मैं बोलना चाहता हूँ जीजू के लिए, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल,
एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से, कैसे बनाया आशियाना? बोली, भरनी पड़ते उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। ऐसे जीवन ने जीजू ने अपने जीवन को एक छोटी सी सर्विस के साथ आज इतने बड़े पोस्ट पे, इतने बड़े नेतृत्व तक पहुंचे। आई रियली सॅल्यूट यू जीजू। राईट। जबाबदारी स्वीकारण्यास फार मोठे धाडस असावे लागते, मग ते कौटुंबिक असो वा व्यावसायिक। प्रसंगी त्याग करण्याची तयारी ठेवावी लागते आणि आपण हे यशस्वीपणे आपल्या खांद्यावर पेललत। अगदी 1984 साली बाबूजी गेल्यावर भावंडाची जबाबदारी, जसे की त्यांचे शिक्षण, लग्नकार्य, आपण कुटुंबप्रमुख म्हणून स्वतः कष्टी होऊन आनंदाने पार पाडली। म्हणतात ना, जया अंगी मोठेपण तया यातना कठीण। स्वतःसाठी तर सर्वच जगतात, पण इतरांसाठी जगण्याची आपली धडपड, आपल्याकडे जे आहे ते सदैव देण्याची भावना, सर्वांची काळजी घेणं, मग तो आपला असो की परका, अध्यात्म साधनेवरचा आपला दृढ विश्वास आपल्याला अत्युच्च पातळीवर पोहोचवितो। अब हम गाँव आने के बाद में लीलाधर के फैक्ट्री, स्कूल, ललित का दवाखाना, सब लेबर लोग सबको बराबर बैठ के समझाते हो, सबको पूछते हो कि कोई तकलीफ है क्या, क्या है क्या, सबको ख्याल रख के, और घर में आने के बाद में सबको साथ में लेके के बैठना, साथ को सलाह देना, साथ में सबको बराबर ख्याल रखते हो। और लड्डू और मेरे हाथ के सुपारी आपको बहुत अच्छी लगती है, आप प्रेम से खाते हो, इसलिए मेरे को बनाने को बहुत अच्छा लगता है। आशीर्वाद आपके साथ में है। आमगांव से देखने आए तब जिया जी आपने एक प्रश्न किया था कि सेवा मतलब क्या। तब तो इतनी समझ में नहीं आया, पर अब जब आपको देखते हैं तब समझ में आता है कि सेवा आप किस किस तरह से और कैसे करते हैं। सेवा परिवार की, सेवा समाज की, सेवा दोस्तों की, सेवा आपके संपर्क में आने वाले हर लोगों की। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें आपसे सीखनी है और सीख रहे हैं। जिया जी, आप हर महफिल की शान हैं। आप कलंत्री और चांडक परिवार की आन हैं। आप दीदी की तो जान हैं। आप बच्चों का अभिमान हैं। आप सबको देते सम्मान हैं। आप हम सबके मार्गदर्शक हैं। आप आहाराच्या बाबतीत तर रुची फारच, पण त्यातही साधेपणा जपलेला। पिठले भाकरी, झुणका, बालपणी तर सत्तूचे पीठ, चहा तर झकास। स्वतः पीत नाहीत, पण इतरांसाठी आवडीने करणार। म्हणतात ना, आपली भाकरी आपण खावी आणि आपल्यातली दुसऱ्याला द्यावी, ही संस्कृती। अगदी तसंच आजही सकाळी आणि रात्री झोपताना जुन्या चित्रपटातील गाणी ऐकणे आणि लॉंग ड्राईव्हला जाण्याचा छंद आपण जोपासलेला आहे। गाड्यांच्या बाबतीत मग ती 2 चाकी असो की 4 चाकी, आपण चोखंदळ आहात। अगदी मेहनत करून आपण शून्यातून विश्व निर्माण केलं। अगदी 2 चाकी लुनापासून सुरुवात करून आपण स्कूटर, 4 चाकी मारुती 800, मारुती व्हॅन, पॅलिओ आणि आता आपण हुंडा सिटी कार मेंटेन करत आहात। Hi everyone. So, my name is Umesh, उर्फ शाम, उर्फ मम्मी का लाडला और पप्पा का राजा बेटा। ओके कोमल दीदी और उज्जवल, ज़्यादा चलो मत, बट फैक्ट ये है कि सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मिला है। ओके, तो जिस तरह अपने हाथ के 5 उंगलियाँ बिल्कुल अलग होते हैं, उनकी कमियाँ और खूबियाँ बिल्कुल अलग होती है, उसी तरह हम तीनों भी बिल्कुल अलग, हमारे खूबियाँ और हमारी कमियाँ भी बिल्कुल अलग।
और लोग यूजुअली बोलते हैं कि अपनी जो कमियां हैं उस पर काम कीजिए और उसको बेटर कीजिए। दैट इज़ ट्रू, बट कोई ये बात नहीं करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और उसको कैपिटलाइज कैसे करना है। और बहुत लोग वो पहचानने में ही उनका जीवन चला जाता है, एंड कैपिटलाइज करना उनके स्ट्रेंथ को तो आई मीन दे डू नॉट रीच एट दैट लेवल। सो ये स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना और उसको कैसे कैपिटलाइज करना है, ये आई थिंक हमने पापा से सीखा है। जैसे कि कोमल दीदी इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड पेशेंस बहुत है। सॉरी, पेशेंस नहीं है, आई एम सॉरी, ये गलत हो गया। सो शी इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड आई थिंक उसी के कारण शी इज़ डूइंग रियली वेल। एंड डेफिनेटली CA आई थिंक वो ऑनेस्टी और वो डेडिकेशन के कारण हुआ है। उसी तरह उज्जवल हु इज़ वेरी क्रिएटिव एंड आई थिंक वो क्रिएटिविटी के कारण बिजनेस स्टार्ट हुआ है एंड ही इज़ डूइंग रियली गुड। और घर का जो पूरा इंटीरियर है, आई मीन इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस। जो भी आते हैं, यू नो, दे हाईली टॉक अबाउट इट। सो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ उज्जवल। बट ये जो जब स्ट्रेंथ्स है वो पापा ने आइडेंटिफाई करवाए। पापा ने यू नो दे मेड अस रियलाइज़ कि ये हमारे स्ट्रेंथ्स है। उसी तरह हार्ड वर्किंग और सिंसियरिटी, ये जो मेरे स्ट्रेंथ्स है वो आपने मुझे रियलाइज़ करवा के दिए। एंड हाउ कुड आई यूज़ देम बेटर, हाउ कुड आई कैपिटलाइज दैट, वो आपने मुझे सिखाया। और वो सीख के ही डेफिनेटली मैं कॉलेज में अच्छा कर पाया, इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छा कर पाया, एंड फिर बॉश में 1 साल अच्छा कर पाया, बैंगलोर में अच्छा कर पाया, पुणे में अच्छा कर पाया, और डेफिनेटली US में भी। सो US का एक किस्सा मुझे याद है कि जब अरुण सर जो मेरे CEO थे इंडिया में, जब उन्होंने जुलाई में बताया था कि यू नो ही इज़ गोइंग टू गेट ट्रांसफर टू USA, फिर मैंने पापा को भी घर पे बताया। तो क्योंकि पापा से हर चीज़ें शेयर होती है, आई मीन जितनी चीज़ें मैं और किसी से शेयर नहीं करता उतनी हर चीज़ मैं पापा से शेयर करता हूँ। ये शायद किसी को पता नहीं होगा, बट अभी पता चल रहा है। एवरीथिंग आई शेयर विद पापा। तो फिर मैंने पापा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है एंड अरुण सर जाने वाले हैं। तो मैं बोला पापा अभी फिर काम करने का इतना मन नहीं लगेगा क्योंकि सर नहीं है। तो पापा ने मुझे कुछ बोला नहीं, बट ही सेड कि 4-5 महीने बाद यू विल गो टू US। आई वॉज लाइक पापा ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो सिर्फ एक और पर्सन को लेके जा रहे। तो पापा बोले देखते हैं, हम बात करते हैं उस पर। तो फिर उसके बाद अपना बिज़नेस का स्टार्ट हुआ एंड फिर मैंने सर को बता दिया था कि आई वुड बी लीविंग HCI और हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। एंड ही वॉज रियली फाइन विद इट एंड ही वॉज इनकरेजिंग मी, CEO सर। फिर दिसंबर में मुझे अरुण सर का अचानक मेल आया कि उन्मेष आर यू इंटरेस्टेड इन अ पोजीशन इन USA। तो वो मेल पढ़ते ही फर्स्ट कॉल था पापा को मैंने बोला पापा ऐसा ऐसा मुझे मेल आया है, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। सो विदाउट एनी सेकेंड थॉट उन्होंने बोला डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करनी चाहिए। तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इतना बड़ा डिसीजन लेना तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। एंड इट वाज जस्ट बिकॉज कि पापा ने सपोर्ट किया कि दिस विल चेंज लाइफ, एंड दैट्स द रीज़न कि मैं वो डिसीजन ले पाया और मैं यहाँ पे आया। एंड ऑलमोस्ट अगस्त में मुझे 1 साल हो जाएगा। सो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू पापा, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आप यहाँ पे आ रहे हो एंड आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि आप यहाँ पे आएंगे। हॅपी बर्थडे। सुरुवातीपासूनच कामपिपासू असल्यामुळे आपण दिवसाचे 18 तास काम करीत असत।
सकाळी 8 वाजल्यापासून ते रात्री 11 वाजेपर्यंत अथक परिश्रम करीत असत. नागपूरला इसवी सन 1987 साली लोकमत समूहात आपण अकाउंट्स डिपार्टमेंटला कार्याची सुरुवात करून आपल्या कर्तृत्वाची अशी छाप सोडली, आपल्यातील उपजत नेतृत्व गुण, वक्तशीरपणा, स्वयंशिस्त, सर्वसंगतीने पुढे राहण्याची कला, अविरत मेहनत करण्याची तयारी यामुळे आपणास व्यवस्थापनाने नाशिकची जबाबदारी सोपवली आणि आपण हे इंद्रधनुष्य सहजपणे निभावलं. माणसं ओळखण्याची कला, जोपासण्याची कला, कुणाही विषयी वाईट बोलणे नको की सांगणे नको, आपल्यातला मीपणा काढून सर्वांना सोबत घेऊन चालण्याची वृत्ती, अपेक्षांचे ओझे कुणावरही न लादता इतरांना आनंद देणं व स्वतः हसतमुख राहणे, दैवी पुरुषाचाच अवतार जणू. लिलया जमतं हे आपल्याला. वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम, मग ते सामाजिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक, वैद्यकीय, करमणूक वा क्रीडा क्षेत्राशी निगडीत असोत, आपण यशस्वीपणे राबवून नाशिककरांच्या गळ्यातील ताईत झालात. अगदीच की काय, सखी मंचचे आपण कृष्णसुद्धा झालात. इस शुभ अवसर पर मुझे एक किस्सा याद आ रहा है जो मैं आज सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ. शायद ये किस्सा मुन्ना को मालूम हुआ, लेकिन बाद में मालूम हुआ था. किस्सा ऐसा था कि मुन्ना ने लोकमत ज्वाइन किया था 1987 में, लेकिन लोकमत ज्वाइन जब किया तो उस समय ना काफ़ी सारे लोग ऐसे थे लोकमत के जिनके मेरे बहुत पुराने संबंध थे, और मुन्ना का मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा परिचय नहीं था उस समय. तो एक बार ऐसे ही लोकमत चौक पे मुन्ना ने लोकमत ज्वाइन करके मेरे ख्याल से 6 महीने या 8 महीने वगैरह ऐसे कुछ हुआ था. तो वहाँ पर लोकमत चौक पे महाराष्ट्र उपागृह करके हैं, तो वहाँ पर मेरे को लोकमत के एक मित्र मिले जो मेरे पुराने मित्र थे. तो बस बातों का सिलसिला चला, भाई कैसा चल रहा है शो, क्या चल रहा है क्या नहीं, ये इधर उधर की बातें चली, सब ऑफिस कैसे चल रहा है, ये वो सब बातें हुई. तो मैंने भाई आपका कैसा चल रहा है, क्या बोलता है लोकमत वगैरह. तो बोले ठीक चल रहा है, बोले बढ़िया बढ़िया एकदम. तो उनको उस व्यक्ति का नाम तो मैं जिक्र नहीं करूँगा अभी. तो उनको एक पान खाने की आदत थी, तो पान मैं भी खाता था. तो हम लोग बस ऐसे ही बात करते करते उन्होंने पान लिया और मुंह में रखा. उस बीच में फिर ऐसी बात शुरू हुई. तो लोकमत कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं, इधर उधर की बातें हुई. फिर जस्ट उसने मेरे को कैजुअली पूछा कि चांडक, हमारे यहाँ पर भी एक चांडक जी ने ज्वाइन किया यार 6-8 महीने पहले. तो चांडक जी तो बोले तू भी चांडक, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, पहचान होगी, जान पहचान. तो मैंने कहा ठीक है जानता हूँ. तो मतलब कैसे है, अरे यार बोले वो व्यक्ति ऐसे है बोले कि उन्होंने 6-8 महीने में ही इतना ज़बरदस्त काम किया है कि दर्डा जी भी उनको चाहने लग गए करके. तो उनके काम की जो शैली है चांडक जी की बहुत ज़बरदस्त है. अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मान के चलो कि होल एंड सोल वही है. उनके जो काम के प्रति जो लगन, जो श्रद्धा है, वो सही में तारीफ़ काबिल है. यानी मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखा हूँ बोले कि जिन्होंने इतने कम समय में इतनी गुडविल हासिल कर ली. फिर ऐसे करते करते फिर जब मेरी बात हुई तो मैंने उनको कहा यार, बोले यार चांडक जी से क्या ऐसा संबंध है. मला कोई ऐसा कोई खास नहीं है बोला, मेरे रियल ब्रदर है बोला वो.
तो जैसे ही मैंने उसको रियल ब्रदर बोला तो उसके मुंह में जो पान था वो पूरा गिर गया, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं आ रहा था। वो इसके लिए यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा नेचर कैसा है। मैं सभी फील्ड में मेरा परिचय है, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, मैं सभी से मिलता जुलता रहता हूँ। तो उसको बहुत एकदम अचंभा लगा उसको कि भाई अशोक का बड़ा भाई, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी उसको डाउट था, और माना ये डाउट है तो वो एक बार क्लियर करेगा ही। तो 2-4 दिन के बाद में उसने मुन्ना को पूछा, यार बोले वो अशोक चांडक कौन है? तो जब मुन्ना ने बताया कि भाई अशोक चांडक जो है वो मेरा सगा छोटा भाई है, तो उसके बाद में भी उसको डाउट था ही। फिर एक बार मेरे को एक 8-10 दिन के बाद में मिला, तो बोले यार चांडक जी से मुलाकात हुई थी और मेरे को उस दिन तूने जो बताया था कि मेरे रियल ब्रदर है, तो मेरे को डाउट था। लेकिन फिर भी मैंने जाके उनसे जब पूछा कि भाई अशोक चांडक कौन है, तो उन्होंने बताया कि भाई वो मेरा रियल ब्रदर है। तब मेरे को यकीन आया, बोले कि वो आपके बड़े भाई है। ऐसा मुन्ना का गुडविल जो लोकमत में था और जो बना के रखा है वो सही में तारीफ़ काबिल है। और मुन्ना की जो लगन काम के प्रति जो है, तो आज उस मुकाम तक लेके जाने का श्रेय पूरा मुन्ना को पूरा फुल डिवोट किया अपने आप को लोकमत में। और आज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं। ये हमारे लिए, हमारे चांडक परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। और भविष्य में उनके उज्जवल स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ, और उनकी जो भी कामना हो वो परिपूर्ण हो। धन्यवाद। चित्रपटसृष्टीतही आज आपले चाहते आहेत. स्वप्नील जोशी, निशिगंधा वाड, चैतन्य कुलकर्णी, मंगेश बोरगावकर, सोनाली कुलकर्णी असो, सर्वजण आपल्याला गुरुस्थानी मानतात. सामाजिक क्षेत्र असो की सरकारी यंत्रणा असो, आपण तेथेही आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवलेला आहे. मग माननीय अशोक कटारिया, रवींद्र सिंगल, विश्वास नांगरे पाटील असोत, आपण उत्तम जनसंपर्क प्रस्थापित करून स्वतःचे अढळ स्थान निर्माण केलेले आहे. गेल्या 33 वर्षात लोकमतला आपण अत्युच्च शिखरावर पोहोचवलं. हे असामान्य व्यक्तीचेच काम, झुकून वंदन आहे आपल्याला. आपल्या वाढदिवसाच्या प्रसंगी आपणास दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य, आपल्या कर्तृत्वाने आपली कीर्ती 10 दिशांना पसरो आणि आपले मार्गदर्शन आम्हास सतत लाभो व आपले आशीर्वाद सदैव आम्हावरी राहोत ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. वाढदिवसाच्या आपणास हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा.